हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज पाकिस्तान में और ख़ुसूसन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 2 कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। अमूमन जब भी ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो उन पर अटेंशन इतनी नहीं होती है, क्योंकि जो हुकूमत होती है अमूमन वही ये सीटें जीतती है। मगर अभी तक काउंटिंग चल रही है। सिर्फ एक हलका है PK 63 नौशेरा, जो गढ़ है PTI का, और वहाँ साबिक वज़ीर आला और इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खटक का वो होम ग्राउंड है, होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो अभी तक कंपाइल हुआ है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक वहाँ पर नून लीग के इख्तियार वली जो हैं वो 21,112 वोट लेकर के कामयाब हो चुके हैं। उनके मद्दे मुकाबिल जो तहरीक इंसाफ के मियाँ उमर थे उन्होंने 17,023 वोट लिए। अभी बहुत सरप्राइजिंग है ज़रार, क्योंकि 10 साल से वहाँ PTI की हुकूमत है और उसके बावजूद इस तरह का अपसेट, और वो भी परवेज़ खटक के में आना जो है वो ख़ासा शॉकिंग भी है, सरप्राइजिंग भी है लोगों के लिए। जहाँ तक बाकी हलकों की बात है वहाँ चल रही है अभी गिनती, और वहाँ पर भी नेक टू नेक मुकाबला। पंजाब में जो नून लीग और PTI के दरमियान नेक टू नेक मुकाबला है, विच इज़ ऑल्सो गोज़ टू प्रूव के बहुत ज़्यादा कांटे का मुकाबला हो रहा है। डस्का NA-75 में आज वायलेंस हुआ और एक PTI का कारकुन और एक नून लीग का कारकुन वहाँ जाँ बहक हुए, और ख़ासी तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि बहुत अरसे बाद कोई हमने इलेक्शन में वायलेंस देखा है। मगर वापस आते PK 63 पे कि वहाँ हुआ क्या। जब सबको यकीन था कि वहाँ PTI सीट निकाल जाएगी, फिर ऐसा क्यों हुआ कि नून लीग वहाँ से सीट निकाल गई? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे साथ पेशावर के ब्यूरो चीफ अकबर मौजूद हैं। अली अकबर, आप ही बताइए कि ये नतीजा आपके लिए भी शॉकिंग और सरप्राइजिंग था? मुबशर, जिस तरह के मतलब जो ज़िमनी इंतखाबात में होता है तो वही हम भी सोच रहे थे, लेकिन इतना सरप्राइजिंग ये नहीं था, क्योंकि पहले से जो है ऐसे इशारे मिले थे कि इस पे मुकाबला होगा। और उसकी 2-3 वजूहात है। एक ये कि एक तो ANP को निकाल के बाकी PDM का जो उम्मीदवार था मुस्लिम लीग नून का इख्तियार वली, वो काफी अच्छे रहे हैं। उन्होंने पहले इलेक्शन में भी 17,000 वोट लिया था। और दूसरा ये कि एक तो ओवरऑल जो हुकूमती पॉलिसीज है, क्योंकि 2.5 साल हो गए और अब लोग जो अमली इक़दाम चाहते हैं ताहम रिलीफ नहीं मिल रहा, तो एक तो वो वजह थी। और जो सबसे बड़ी वजह यहाँ पे सामने आई है, और उससे न सिर्फ PTI को बल्कि जो नौशहरा है वहाँ पर हटक बिरादरान के सियासत को भी काफी नुकसान पहुँच गया है। वो ये कि परवेज हटक और लियाकत हटक, जो कि दोनों मिनिस्टर्स है, एक फेडरल मिनिस्टर है, एक सूबाई मिनिस्टर है, और दोनों भाई भी हैं। उनका दोनों भाई है, तो उनका जो है इख्तिलाफात ढके छुपे नहीं थे। आपको याद है परवेज हटक ने एक बयान भी दिया था कि मैं चाहूँ तो किसी को मतलब आसमान तक पहुंचाऊं और किसी को जमीन पे लाऊं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बयान दिया था। इख्तिलाफात ज्यादा इस पे हो गए थे दोनों भाइयों के कि जो PK 63 का टिकट था मियां जमशेद की वफात के बाद, तो लियाकत हटक साहब जो है वो चाह रहे थे कि उनका बेटा अहद हटक जो है वो इस नशिस्त पर जो है इंतखाब लड़े। और उन्होंने पहले भी जो है परवेज हटक ने उनके साथ ये वादा किया था कि इस बार मियां जमशेद को दिया जाएगा, तो बाद में जो है नेक्स्ट टाइम ये अहद को दिया जाएगा। ताहम उनकी वफात के बाद उनको टिकट नहीं मिला। तो उसके बाद खुल के लियाकत हटक और उनके जो बेटे हैं अहद हटक, उन्होंने न सिर्फ मुस्लिम लीग नून या जो PDM का उम्मीदवार था उनके जलसों में शिरकत की, बल्कि उनके लिए वोट भी मांगा था। और यहाँ पर नौशहरा में जो सियासत ज्यादातर होती है वो नाजमीन और काउंसलर के जो एसोसिएशन और इत्तेहाद है, तो उनके साथ ये करते हैं। उन्होंने भी जो है ऐलान किया था मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का। तो खुले इख्तिलाफात थे और इसमें ढकी छुपी बात नहीं थी, और उन्हीं इख्तिलाफात से जो है वो फायदा उठाया मुस्लिम लीग नून, या जो चीज भी PDM हम कह सकते हैं, क्योंकि ANP ने उनको उनके सामने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। तो यही वो जिहाद थे कि जिसका फायदा जो है मुस्लिम लीग नून के। तो अली अकबर, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ PTI का वोट बटा है, ऐसा हुआ है? PTI के एक धड़े ने PDM के उम्मीदवारों को वोट दिया है?
बिल्कुल बशीर साहब, ये लियाकत हटक का जो है शुरू से इस जब से इलेक्शन जो है वो अनाउंस हुए थे तो उनका ये था कि वो अपने भाई को दिखाए कि भाई उनका भी कोई जोर है, और कई जलसों में भी वो कह चुका है। और इसके साथ साथ उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि उनकी मिनिस्ट्री कोई और चला रहे हैं और वजीर आजम से मिलना चाहते हैं। तो वही हुआ कि परवेज हटक को लियाकत हटक ने जो है अपना आप दिखा दिया, और वही पीटीआई का जो वोट था, क्योंकि पहले से ही पॉलिसीज की वजह से और दीगर वजूहात की वजह से वो जो वोट थे वो स्विंगर की पोजीशन में थे। तो इनके सामने आने के बाद वो वोट जो है बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को पड़ गया, और जो वोट था पीटीआई का वो तकसीम हो गया। तो अब जाहिर है बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है किसी भी रूलिंग यानी हुकूमत के लिए कि उनका उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाब में हार जाए। तो अब क्या होगा? क्या लियाकत हटक के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या परवेज़ हटक के से सवाल पूछा जाएगा? ज़ाहिर है पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके लिए बहुत एक एम्बैरेसिंग पोजीशन है कि उसी के दो जो हैं, एक सूबाई मिनिस्टर और वफाकी मिनिस्टर, और दोनों भाई भी हों। वो एक मैं आपको बता दूं कि परवेज हटक साहब के दामाद इमरान हटक भी जो है वो भी नौशहरा से है और वो भी मेंबर कौमी असम्बली है। तो वो भी, उनका भी सपोर्ट हासिल था उनको, और उन्होंने भी उनका कैंपेन की थी। उसके बावजूद ये हार गए। जहां तक सवाल आपका है कि जिम्मेदारी किस पर आयद होगी, तो इसमें क्लियर कोई बात नहीं है, क्योंकि परवेज हटक साहब जो है वो पीटीआई में एक हकीकत है, और उनके जो खासकर उनका डिवीजन है, सिर्फ ये नशिस्त नहीं बल्कि कई नशिस्तें वो है कि जिन पर वो उम्मीदवारों के टिकट भी वही देते हैं और वहां से मतलब जो है सब कुछ वही करते हैं। तो लाजमी बात है इनकी जिम्मेदारी जो है बिल्कुल परवेज हटक पे आयद होती है, क्योंकि ना वो किसी को मुदाखलत करने देते हैं, इवन कि मतलब चीफ मिनिस्टर भी नहीं कर सकते, दीगर लोग भी नहीं कर सकते, और हर दफा अपना इलेक्शन और अपने उम्मीदवार परवेज हटक साहब जो है वो खड़े कर देते हैं। यही टिकट भी उन्होंने दिया था। तो लाजमी तो बिल्कुल जो है परवेज हटक पे आयद होती है कि क्यों उनका भाई जो है वो उनसे नाराज हुआ और क्यों वो मना नहीं सके, एक ही घर में ये इख्तिलाफ क्यों पैदा फाइनली, और इस इख्तिलाफ की वजह से पूरी पार्टी को एम्बैरेसमेंट हुई। फाइनल एक क्वेश्चन है कि ये जो लूजिंग कैंडिडेट हैं पीटीआई के, मियां उमर, ये कौन हैं और इनको कैसे टिकट मिला? ये बशीर साहब, ये हल्का बुनियादी तौर पर मियां जमशेद साहब का था, और जो कि सूबाई मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन थे, और उनकी मौत वाक़या हुई थी। तो उसके बायस से हल्का जो था वो खाली हुआ था, और ये मियां उमर जो कि अखलाकी तौर पर ठीक तरह से टिकट भी दिया गया था, क्योंकि उनके वालिद ने इंतखाब इस पर लड़ा था और वो नहीं रहे थे, तो उनको ये टिकट दिया गया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से बताया। और जहाँ तक बाकी हलकों की सूरत हाल है, NA-45 कुरम, उसमें भी काउंटिंग जारी है, क्लोज मुकाबला है, JUI आज़ाद उम्मीदवार, PTI, जबकि NA-75 डस्का के बारे में खासी जो वायलेंस के बाद ये भी इत्तलात आ रही है कि वहाँ वोटिंग अभी रुकी हुई है क्योंकि वायलेंस था। ये भी खबर आ रही है कि राना सनाउल्लाह जो है नून लीग किया जाएगा, पंजाब के सदर हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि राना सनाउल्लाह ने वहाँ वायलेंस किया, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो PTI के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। बहरहाल जो भी है, अभी काउंटिंग चल रही है। PF-51 वज़ीराबाद में भी, PP-51 वज़ीराबाद में भी चल रही है इस वक्त वो, और ये दोनों जो हैं ये नून लीग के गढ़ हैं। तो अगर यहाँ पर PTI का कोई जीतता है तो मेरे ख्याल में वो स्कोर भी सेटल हो सकता है जो कुछ नौशहरा में हुआ। बहरहाल गिनती जारी है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। और अब चलते हैं आज के हमारे जो बेसिक एजेंडा होता है, कॉल इन डे है। तो हमारे साथ सबसे पहले कामरान अली नवाबशाह से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। दीन को दुनिया के पंजे से छुड़ाया जाएगा, अब इसे मस्जिद के हुजरे में सजाया जाएगा और आबे जमजम भर दिया जाएगा पैमानों में, अब रिश्वतें तब्दील की जाएंगी नजरानों में। अब ये तब्दीली जो है ये पाकिस्तानी अवाम को बहुत महंगी पड़ रही है। कातिल आजाद घूम रहे हैं, और कत्ल करना तो मतलब बहुत ही आसान है ना पाकिस्तान में, और उसके बाद जो है कोई सजा भी नहीं है, पैसे दो और छूट जाओ। कांजू भी आजाद घूम रहा है, और वो जो अचकजई है वो भी आजाद घूम रहा है। रेमन डेविस भी पाकिस्तान से चला गया है। मुशर्रफ भी दुबई के अंदर मजे कर रहा है। मुशर्रफ को लाया जाए
एहतसाब किया जाए, उसको करार वाकई सजा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका व्यू सराखों पर। सईद रशीद हैं हमारे साथ कराची से। जी सईद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। मैं वो जो हमारे कप्तान साहब ने कॉल्स ली थी ना, उसके एक एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज मैं मईशत पे बात करूंगा। जो ये 2.5 साल से रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं हमारे कप्तान साहब और उनके स्पोर्ट्समैन, 4 ऐसी चीजें जिसपे ये बहुत फोकस करके बात करते हैं। पहला ये कि कर्जे बहुत ले लिए पिछली गवर्नमेंट ने ना, तो अगर आप गौर से देखें तो 2004, 5, 6 तक हमारा टोटल जो बजट था 1.1 ट्रिलियन का था। अब उसमें कितना फिस्कल डेफिसिट होगा? 1 अरब का हो जाएगा। तो इतना ही कर्जा लिया है उन्होंने। और अगर आप गौर से देखें तो जरदारी साहब के बाद 1.3 से लेके वो 2.3 तक ले गए थे। उन्होंने डबल कर दिया था 5 साल में बजट अपना ना, रेवेन्यू का। तो उसमें ज़ाहिर डेफिसिट ज्यादा हुआ तो ज्यादा कर्जे लेने पड़े। और फिर आप देखें नून लीग ने अपने 5 साल में 2.1, 2.3 से 4.2 पे ले गए। वो तो आखिरी साल पीटीआई के इससे लगा तो ये 3.9 पे फ्लॉप हो गए। अब इन्होंने उसको डबल करना था, 5.1 पे गए और पहले साल ही बॉम्ब से इनको लगा और 3.9 भी नहीं कर सके। और इस साल इन्होंने 3.9 ही रखा है। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक कितनी तेजी से मईशत आगे जा रही थी और ये बैक लग गया। और कर्जे की जहां तक बात करते हैं तो उस वक्त 56 का डॉलर था जब जरदारी साहब ने लिया और 6000 अरब का कर्जा था। तो 110 पे उनका डॉलर गया था, तो वो 6 जो है 12 खुद ब खुद ही हो गया था। मगर एक बात ये बार बार कहते हैं, सागदार ने इमिटेशन रोका हुआ था। देखें, डॉलर रोकने के लिए एक ही रास्ता होता है, वो होता है कि आप डॉलर मार्केट में रखें ज्यादा से ज्यादा। बकौल इनके मईशत बर्बाद थी, डॉलर था नहीं हमारे पास, तो उन्होंने क्या अपनी पॉकेट मनी से डॉलर मार्केट में डाल के रोका हुआ था। तो एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी से उन्होंने रोका था, जिसकी वजह से महंगाई भी नहीं हो रही थी। हाँ, एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब्सिडी दे रहे थे सबको। अब मैं आपसे बात करूंगा इसके ऊपर, ये जो रात दिन ट्रेड डेफिसिट। सईद साहब, आपको होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि हमें वक्फे का वक्त हुआ है। वक्फे के बाद आते हैं इसी मौजू पर। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक जी। और मैं अगले कॉलर हैं इम्तियाज हुसैन साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाइयों को अदब से सलाम और वसदुल्लाह साहब की तबीयत के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ने जिंदगी दी। बात दरअसल ये नहीं, वो ठीक है, वो सिर्फ शहर में नहीं है कि जिस मुल्क के अंदर सरकारी लोग करोड़ों रुपए में बिकते हो, तो उस मुल्क की आवाम का तो मैं बड़ा नाउमीद हो चुका हूँ कि कभी अच्छा हो। और आप ये देखिए, जब तक सियासतदान इस बात पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है उनको कि हम पाकिस्तान की आवाम को जब चाहे जैसे चाहे बेवकूफ बना के, यानी कि डुगडुगी बजा के उसको बंदर का नाच नचा के इख्तिदार में आ सकते हैं, तो अब हम अफसोस के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। बस जरार खोड़ो साहब की एक बात अच्छी लगी थी एक दिन, कि जब सब ने एक माफिया बना रखा है तो आवाम को भी चाहिए अपना माफिया बना ले और टोटल बाइकाट एक दफा सबका करे, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ बेहतरी आ सकेगी। दुआई कर सकते हैं भाई, बहुत डिसाइडेड होके बैठे हम जैसे शरीफ शोभा लोग। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बिल्कुल आपने सबके दिल की बात की है। आवाम करोड़ों की बात कर दी तो आप मुझे भी डिसाइड कर दिया है। जब कोई करोड़ों की बात करता है मैं बड़ा अपसेट हो जाता हूँ। याया हमीद हैं कराची से। जी भाई, आप लोग। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप लोग? जी याया भाई, देखिए, बात बड़ा अजीब से माहौल पैदा हो रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं बचपन से कोई ना कोई स्लोगन सुनता हूँ। 77 में लगा था निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा, 9 सितारे। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने हुकूमत की, उसका इस तरह फिर इन मॉडल इनलाइटमेंट का नारा। अब मुझे, अगर हमारे कौम की हिस्ट्री इतनी कमजोर है कि भाई सियासतदानों की खरीदो फरोख्त तो किसने शुरू की? छांगा मांगा से हुई ना सर। उसके बाद आज जो है कितनी, मेरे लिए तो कोई हैरत अंगेज बात नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन बड़ा शोर मच रहा है, इतने पैसे दी, उतने पैसे दी। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आ रही है ना, हमारे यहाँ जो एक्चुअल आपकी रेवोल्यूशन ना, उसको रोकने के लिए जाली रेवोल्यूशन लाए जाते हैं। मकसद कहने का जो, ताकि लोग आवाम बिखरे ना। अब इन्होंने तब्दीली के नारा लगा के रेवोल्यूशन लाए। अब मैं एक सिंपल सी बात करके बात खत्म करना चाहूंगा। हमारे उलमा हजरात उन सबके लिए जो बैठ के इस हुकूमत का किसी का भी साथ देते हैं, ये जो मदीना की रियासत की बात करते हैं ना, जिसको आप बहुत बुरा भुट्टो को कहते थे, उसने एक आइन बनाया था जिसका पहला जुमला था कि जो कानून बनेगा कुरान और सुन्नत के मुताबिक लगेगा और हकमियत अल्लाह की होगी।
तो मेरे भाई किसी को करने की कुछ जरूरत नहीं, ऑलरेडी मौजूद है, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, एवरीबडी, चाहे मौलाना हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उनकी हेजेमनी वहां से खत्म हो जाएगी सर। ऐसा ही है, चक्कर है ये। बात तो सही है सर, बात तो सही है। अब अवाम, बात है रुसवाई की। वो एक डायलॉग है ना, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, तो सबको ये बोल रहे हैं ना, मतलब ये जो बात कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग ऐसे बातें नहीं करते, सबको पता है, सबको पता है, यही गेम है। इमरान अब्बासी हैं आज़ाद कश्मीर से। जी इमरान, नदीम बेग सॉरी, कराची से हैं। जी नदीम साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। हेलो, आपकी आवाज़ कम आ रही है। आपकी क्लियर आती है, आप फरमाइए। अच्छा, मैं नदीम बोल रहा हूँ कराची से। यार मेरा एक अपना एक मैटर है, मैं पेश करना चाहता हूँ ना, ताकि मेरी बात भी जरा हाईलाइट हो ना। यार मैं कतर में रहा हूँ ना, मेरी कतर की पैदाइश है। जी हाँ, मेरी कतर की पैदाइश है ना, तो मैंने कतर में वो जो 91 की जंग लड़ी थी ना कतर की तरफ से। ओके। फिर मुझे वहाँ काफी कुछ, यानी कि कुछ अभी जो जबूती गए ना कतर की तरफ से, तो उन्हें काफी कुछ नवाजा गया जबूती कतर की तरफ से ना। मगर हमने यकीन करो सबसे खतरनाक जंग लड़ी ना कतर के लिए ना, मगर हमें सिर्फ मेडल दिए गए थे उस दौर में 91 में ना। तो मैं चाहता हूँ मेरी आवाज अगर वहां तक पहुंच सकती है तो पहुंचा दें यार। नहीं, हम कैसे पहुंचा सकते हैं नदीम भाई कतर तक? हाँ मुश्किल है सर। लेकिन मेडल्स के अलावा भी तो कुछ दिया होगा सर। हाँ, मेडल है, मेरे पासपोर्ट की एंट्री है, वो ठीक है, लेकिन आपको तनख्वाह भी तो मिली होगी ना सर? हाँ, तनख्वाह तो मुझे मिलती थी जब मैं वहाँ। तो आपको चाहिए क्या वहाँ से? मतलब मैं समझ नहीं आ रही, सॉरी। मगर अब जो जबूती गए ना, उन लोगों को 1.5 लाख रियाल मंथली दिया गया है। 3 महीने रहे तो उनको 4.5 लाख रुपए रियाल। जबूती, आप वो अफ्रीका के पोर्ट वाली जबूती, उसकी बात कर रहे हैं? जी नहीं, आप जबूती और कतर का ताल्लुक कैसे जोड़ रहे हैं? मैं कतर में पैदा हुआ हूँ ना। जी बिल्कुल सही। तो मेरी कतर की पैदाइश है, मगर और मुझे वहाँ का बादशाह रिसीव करने आया। हमें बादशाह रिसीव, ठीक है सर, हमें उस वक्त बादशाह रिसीव करने आया था। ठीक है, तो ये भी बड़ी बात है कि पहली मरतबा किसी आदमी को वहाँ का बादशाह रिसीव करने आया। वहाँ का बादशाह और वहाँ का वली अहद शेख हमीद बिन खलीफा, उन्होंने हमें आकर रिसीव किया ना। उसके बाद उन्होंने उस वक्त हमें कुछ नहीं दिया, मगर अब जो इसका नाम क्या है, जी बोले। नहीं, मेरे ख्याल में नदीम भाई वैसे भी देखिए, मतलब नायब नाजिम तक हम पहुंच सकते हैं। अब कतर के मतलब नायब नाजिम तक भी कैसे पहुंच सकते? कहने में क्या अर्ज है, मुबशर है, पता नहीं, वैसे नहीं कहते यार। ऑन है इमरान अब्बासी हैं आज़ाद कश्मीर से। जी इमरान भाई, क्या हाल है? खैरियत है सर। मैं ज़रार खोरो साहब और मुबशर ज़ादी साहब, आपका कल जो मैंने प्रोग्राम देखा था उस वक्त जो आपने बात की, जो बात सिर्फ अफराद के हवाले से, दियत के हवाले से, तो माशाल्लाह उस प्रोग्राम से जो कुछ हमें कल सीखने को मिला है, बहुत ज्यादा कुछ हमने सीखने को मिला। लेकिन इसके अंदर मैं सर एक चीज और आपके साथ ऐड करना चाहूँगा जो बहुत ज्यादा इस वक्त हम सबको फेस करनी पड़ रही है। वो सर ये है कि अक्सर लोग बेचारे, ये है कि अदालत के अंदर जब जाते हैं तो इंसाफ लेने के लिए जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा यानी तारीखें होती हैं। अदालत में जाते हैं, जज साहब कहते हैं अगली तारीख पे आ जाओ, फिर अगली तारीख पे आ जाओ, फिर अगली तारीख पे आ जाओ। यही करते करते बंदा जो है बूढ़ा हो जाता है, उसकी टांगे कब्र में चली जाती है, उसको इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाता है, कभी कुछ से ले लेता है, कभी कुछ होता है। तो इस वजह से सर मैं समझता हूँ कि इंसाफ जितना सस्ता और फौरी मिले तो इतना बेहतर हो सकता है। मेरे ख्याल में मैं खुद भी अभी भी अदालतों के चक्कर काट रहा हूँ झूठे मुकदमात के अंदर। सर इमरान साहब, सही कलामी के लिए माजरत, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कल का जो शो था हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और मजाक के अलावा यार सर ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ ना, तो इस तरह के शोज करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि आप भी कुछ हासिल करते हैं और आपने भी कुछ हासिल किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इनफैक्ट जब हम वहाँ से निकले थे वो शो करके, हम घर जा रहे थे, तो हम इसी मौजू पर बात कर रहे थे कि यार इस पर हमें शो करना चाहिए कि क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं केस को डिले करने के लिए, ये क्यों होता है, कैसे होता है। किसी एक साबिक जज को पकड़ते हैं, लॉयर्स उठते हैं, और इस पर भी इसी तरह का हम इंशाअल्लाह ताला एक डिटेल शो करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों का मसला है, एंड इट इज़ अ मेजर इशू। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं हबीब जाफर साहब शिकागो से। अस्सलाम वालेकुम सर। मुबशर साहब और ज़रा खोरू साहब। सर वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि जो
नेशनल सेविंग सेंटर में जो आदमी इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो अगर उसमें से अगर कोई इंतकाल हो जाता है तो हस्बैंड को या वाइफ को सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। सक्सेशन, ओके, क्या वजह? जी 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 देखिए, ये खासा इस पे बहस भी हुई है। मुझे क्या सवाल है, सेविंग सर्टिफिकेट्स में जो है जाहिर है अगर जो डेथ होती है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। जी, that's right. तो उस बारे में वो जानना चाह रहे हैं। वेल जी, अपेरेंटली होता तो है। आई मीन देखिए, अगर जाहिर है कि अगर सर्टिफिकेट्स दोनों के नाम में हो तो फिर वो सर्वाइवर भी ले सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता क्या है, और जाहिर है कि आप पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। जी सॉरी, जी सेविंग सर्टिफिकेट, जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट जरूरी होता है। जी बिल्कुल जी, बदकिस्मती से ऐसा ही है। जी, अभी हुकूमत ने कोशिश तो की है हबीब जाफर साहब के किसी तरीके से इस प्रोसेस को लेस कम्बरसम बना दें और ये ज़रा जल्दी हो जाए, तो उसके ऊपर लॉ पास फेडरल में हो गया है, सिंध में भी गालिबन। सिंध में क्या हुआ था, और इनफैक्ट काफ़ी हफ्तों से इस पर बात भी करनी थी। तो क्या वाइफ को क्वेश्चन लाना चाहिए? अगर वाइफ ने तो हस्बैंड को क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप हबीब साहब सिर्फ सुन लीजिए हमारी बात। ये सक्सेशन सर्टिफिकेट को इजी बनाने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है, सूबाई सतह पर भी और वफाकी सतह पर भी। अभी रूल्स बनने बाकी हैं। सूबाई सतह में अभी सिर्फ सिंध में काम हुआ है इस पे, ज़ाहिर वफाक में ये हो गया है, और अपेरेंटली वहाँ का जो नाज़ा सेंटर है वो 15-20 दिनों में सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, जो एक मौजज़ा है, मजाक के अलावा मौजज़ा है। सिंध में अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो बार एसोसिएशन से कुछ ऑब्जेक्शंस आई थी, जाहिर है रोजी रोटी का मसला है, तो कुछ उसमें तरामीम हो रही हैं, लेकिन वो भी आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी इसको इम्प्लीमेंट होने में ना टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए वफाक में करना आसान है, सही बात, वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, यहाँ पर आपको पहले पायलट करना होगा, इसकी मैकेनिज्म डेवलप करनी होगी, अभी लंबी गेम है। लेकिन आप तो बात करें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, सर एक और बहुत जो बड़ा मसला है कि अगर फॉर एग्जाम्पल बैंक्स में भी ना अगर आप अकाउंट खोलें, जैसे फर्ज करें मैंने अकाउंट खोला है, अगर उसमें मैं लिख भी दूं ना ईदर और सर्वाइवर, तो नेक्स्ट ऑफ किन का उसमें नाम लिखते हैं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। बिल्कुल, बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता कल मैं यहाँ से जाते हुए मैं मर जाता हूँ घर जाते हुए, ठीक है, तो मेरी जो एहलिया है शी कैन नॉट अवेल माई बैंक अकाउंट, अगर इवन इफ मैंने उनको नेक्स्ट ऑफ किन में लिखा हुआ है, जब तक सक्सेशन सर्टिफिकेट ना हो, और उसमें सालों साल लग सकते हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा मसला है हमारे सिस्टम में, और कोई अगर काम करे तो कम से कम मैं तो दुआएं दूंगा, और आई एम श्योर बहुत लोग आप जैसे भी आप भी देंगे और बहुत और लोग भी देंगे। ये वो काम है जो अवाम के हक में है, और ये ही है जो काम जो मेरे ख्याल हमारे अवाम को करने चाहिए। बाकी चीज़ें अपनी जगह है यार। तैमूर हैदर हैं कराची से। जी तैमूर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बात ये है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त एक मिडिल क्लास बंदे के लिए है ना, वो है घर की। अभी खान साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि हम जो है वो अपना घर के लिए आपको बैंक से लोन देंगे। मैं बैंक गया और उनसे दरख्वास्त की कि भाई वो फॉर्म दें, तो उन्होंने कहा भाई सबसे पहले तो जो घर होगा वो आप देखेंगे वो 50 लाख से ज्यादा का घर नहीं होना चाहिए, और वो आपको लीज होना चाहिए, और रिक्वायरमेंट उन्होंने इतनी बता दी कि वो पूरा करना एक तो मुमकिन नहीं है। देखिए दुनिया के किसी कोने में अगर गरीब आदमी घर लेना चाहता है तो उसको पूरा मौका दिया जाता है घर खरीदने के लिए। हमारी यहाँ बदकिस्मती से गरीब आदमी, आप समझते हैं कि क्या वो 2 करोड़ रुपए का घर खरीद सकता है? यही तो मसला है। उसकी पूरी जिंदगी उस 2 करोड़ रुपए को देने में खत्म हो जाएगी, और वो एलिजिबल भी नहीं हो सकेगा, दे ही नहीं पाएगा। सही बात है, की पूरी होल लाइफ। इवन आप ये समझें कि कई लोग जो हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि मर जाते हैं, उनकी बात ये होती है कि उनकी सैलरी होती है 30,000 रुपए। जी बिल्कुल। वो 30,000 रुपए में बच्चों को पढ़ाएं, किराया दे या अपना इलाज कराए। तो वो अपनी फैमिली को ये भी नहीं बताता है कि मैं बीमार हूँ, और फाइनली वो ये होता है कि उसको खासा कोई कैंसर, हार्ट, किडनी ये हुआ होता है। हमारे यहाँ कोई हेल्थ चेकअप तो है नहीं। अभी इन्होंने बात की घर की, और घर के लिए लोगों को जो रिक्वायरमेंट दी जा रही है वो ऐसी है कि आप कोई फुलफिल नहीं कर सकते। अभी देखिए हम तो बचपन से यहीं कराची में पैदा हुए हैं, आजकल पहली दफा गैस गायब हो जा रही है घरों से, और जब हम कंप्लेन करने जाते हैं तो मतलब वो उनका जो रवैया है गैस वालों का, वो भी कोई इतना
इतना कोई पॉजिटिव नहीं है। सही बात। तो मतलब ये देखिए, ये चीजें ऐसी हैं जो तब्दीली सरकार को, हम तो समझते थे कि भाई तब्दीली सरकार कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी जिससे कुछ आवाम को कुछ फायदा होगा, लेकिन ठीक है तैमूर भाई, आपके बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं मेरे ख्याल में। ये वैसे घरों की स्कीम को देखना चाहिए हमें भी ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही तरह नहीं हुई। आई डोंट थिंक दे थॉट इट थ्रू। और बदकिस्मती के साथ तैमूर साहब, ये कम पेश हर हुकूमत के साथ मसला है। इस हुकूमत के साथ एक थोड़ा सा ज़्यादा ही ये मसला है कि वो चीज़ें अनाउंस कर देती हैं, हेडलाइंस बन जाती हैं, लोग वाह भी कर देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो मसले मसाइल होते हैं ना, वो उस एक अच्छी कॉन्सेप्ट और एक अच्छे प्रोजेक्ट को भी डुबा देते हैं, बिल्कुल जैसे आप अभी बयान कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैंने जो सुना है वो ये है कि इनको जो ये घर लेना चाहेंगे, वज़ीर आज़म की जो स्कीम है उसको उनको कम इंटरेस्ट पे मिलेगा, और आइडिया यही था कि जितना अगर आप किराया दे रहे हैं उतना ही आप जो है कर्ज़े की मद में दे दें। तो बेसिक जैसे वेस्ट में भी होता है कि अगर आपने घर ले लिया है, आइडिया ये था। लेकिन बैंक्स की रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो शायद हुकूमत को भी नहीं पता थी कि बैंक्स क्या करेंगे। बहरहाल इस पे एक शो बनता है। बैंक तो हाल है ना यार, मतलब लाजवाब है ना। मतलब बायोमेट्रिक, लेकिन फिर भी आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है ना। वो शनाख्ती कार्ड पे तो चिप है यार, उसका क्या काम है? समझा दे यार, क्या करता है वो चिप? सोचते हैं, एक वक्फा लेते हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज कॉल करके मुझे भी बताएं, मैं भी जानना चाह रहा हूँ। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हमारे साथ सबाबुन वज़ीर हैं जनूबी वज़ीरिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर जी। पहले तो मैं आप दोनों को सलाम देना चाहता हूँ जी। और मैं आपकी शो काफ़ी शौक से देखता हूँ, और सब दीदी साहब आपको तो मैं सोशल मीडिया पे भी फॉलो करता हूँ। सर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं वानस्पतिस्तान से बोल रहा हूँ। तकरीबन 4-5 दिन से यहाँ पे सर कर्फ्यू है, शायद आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता होगा, मगर जो हमारी नेशनल मीडिया है उस पर कवरेज अभी तक नहीं रही, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो और जो भी हो। आप जैसे बहादुर साहब से सर हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी नजर हमारे इलाके पे दी जाए, जिसमें हमारी माशी हालत, इक्तिसाद यानी एजुकेशन, ज़राअत, मुख्तलिफ चीज़ों पे सर इंतहाई बुरा इफेक्ट हुआ है 4-5 दिन से। तो जरा सर अगर हो सके या आप हमारी आवाज ऊपर के लेवल तक पहुंचाई। ठीक है सबाबुन साहब, बहुत शुक्रिया इस तरफ तवज्जो दिलाने का। ये जो कर्फ्यू लगा हुआ है जनूबी वज़ीरिस्तान में, ये एक कानून नाफिज करने वाले इदारों पर आईडी हमला हुआ था, उसके बाद से लगा है। मगर हम बार बार बात करते रहते हैं, कबायली जो ज़िले हैं अब मेन स्ट्रीम का हिस्सा हैं, तो वहाँ पर ज़ाहिर है वो भी उतना ही कवरेज के हकदार हैं। इसको हम देखेंगे। डॉक्टर फ़ाहद हैं हमारे साथ लाहौर से। जी फ़ाहद। सर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? सर अल्लाह का शुक्र सर, फ़ाहद बोल रहा हूँ। 4 सेनेटर पैक कर दो वाला। जी जी बिल्कुल। कल हम बड़ा हंसे थे आपके ट्वीट पे यार। अच्छा था यार। हाँ सर जैदी साहब तो नजर आते रहते हैं, खोड़ो साहब वन से ना ब्लू मून ही लाइक करते हैं, तो मैंने थैंक यू करने के लिए फ़ोन किया। चलिए बड़ी मेहरबानी। और बताएं क्या सूरत हाल है? क्वालिटी ओवर क्वांटिटी सर। पहले बताएं कि आपको जो है वो डॉक्टर साहब वैक्सीन लग गई है? नहीं सर अभी तक तो नहीं पहुंची, रजिस्टर करवाया हुआ है नाम अपना। वंडरफुल, ठीक है भाई। सर एज एन एल्डर ब्रदर हमें कोई नसीहत कर दें आप दोनों, इतना ही कहेंगे सर। नसीहत क्या करें यार फ़ाहद साहब, आप बहुत अच्छे हैं और ऐसे ही रहें। अपने आप से झूठ ना बोलना। हाँ ये एक नसीहत है। बाकियों से बोल लो लेकिन कभी नेवर बिलीव योर ओन लाइज फ़ाहद साहब। ठीक है, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ाहद। और बहुत ज़बरदस्त है, ये तो बहुत अच्छी बात की। हमारे पास कोई और कॉलर हैं? इमाम बख्श साहब थे। इमाम बख्श साहब है कराची से। जी इमाम भाई। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मैं आप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जो प्रोग्राम में इतनी हिम्मत से मिसिंग पर्सन का जो है बच्चियों का, उनकी माओ का, बहनों का दिखाया, इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके अलावा आमिर मीर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। जी बिल्कुल, उन्होंने भी अपने प्रोग्राम में इसको हाईलाइट किया। मैं बस इतने ही, और आप लोगों को जो है ना दुआएं दूंगा, और
अल्लाह से दुआ करूंगा इस चैनल पर कोई अज़ाब नाज़िल ना हो जाए। बहुत शुक्रिया इमाम भाई, आपकी नेक ख्वाहिशात का भी और आपकी अप्रिसिएशन का भी। मोहम्मद अशरफ हैं हमारे साथ कराची से। जी अशरफ साहब। सर एक मसला मेरा बहुत अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी सर फरमाइए। पोर्टल में भी मैंने लिखा, लेकिन वहाँ भी जी क्या मसला है? सर मेरा एक अकाउंट था हाजी अब्दुल रज़ाक वक़फ़ के नाम से, ये MCB। तो आपने किसी और के नाम से क्यों अकाउंट खोला था अशरफ भाई? वो वक़फ़ है सर, वक़फ़ है। अच्छा वक़फ़, जी वक़फ़ समझता हूँ मैं, समझ गया। अब हुआ ये कि 1976 में हमारे वालिद साहब ने ये वक़्फ़ बनाया था, जिसको इनकम टैक्स में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी कहते हैं, यानी AOP। बिल्कुल बिल्कुल। तब ये 1976 में जब खुला तो MCB में वालिद साहब ने अकाउंट खोला था, क्लॉथ मार्केट ब्रांच में। फिर हमारी ऑफिस थी न्यू चाली के अंदर, न्यू चाली शाहरा लियाकत, यहाँ SM कॉलेज है। बिल्कुल। तो वो फिर उनको दूर पड़ता था और गाड़ी पार्किंग का मसला वहाँ था, कपड़ा मार्केट थी ना नजदीक में, इसलिए तो इन्होंने वहाँ दोस्त था इनका मैनेजर, इसलिए वहाँ रखा था। फिर दोस्त का कहीं और ट्रांसफर हुआ तो इन्होंने कहा अब वो अकाउंट बंद करके उन्होंने न्यू चाली में खोला। अशरफ साहब बहुत बहुत माजरत, शो का टाइम ख़त्म हो गया है। अगर आप बुरा ना माने तो अगर आप अपना नंबर दे दें हमारे प्रोड्यूसर को, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर, क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई है। बहरहाल आज के लिए इतना ही नाज़रीन, पीर को दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।